ये ऑडियो कंप्यूटर ऑडियो आ रही है, ऑडियो ज्वाइन कर दो। Do you listen me? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम आ रही है। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है। लिसन मी, डू यू लिसन मी? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस मैम। ओके चले शुरू। अच्छा जी, हाँ जी, कल वाला पढ़ा था, देखा आपने? मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दी थी, लिंक भी शेयर कर दिया था। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेथड वैलिडेशन, मेथड डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन एंड वैलिडेशन को हम पढ़ रहे थे। ये आज का जो है ये एक पब्लिकेशन है जिसमें कि उसका टाइटल ही ये है, मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन स्किल्स एंड ट्रिक्स। तो मेथड डेवलपमेंट हमने डिटेल से देख लिया था कि क्या है। इस पेपर में भी उसे समराइज किया हुआ है स्टेप्स को। ये रिकॉल कर लेते हैं वही बात के मेथड डेवलपमेंट प्लान डेफिनेशन, आपका हाइपोथेसिस, आपने उसमें जो चीज डॉक्यूमेंट करनी है कि आपने क्या डिटरमिन करना है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसने वर्ड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इसका है, उसने यूज किया है लिटरेचर रिव्यू की जगह, ठीक है। फिर उसमें से आपने अपना लेबोरेटरी मेथड डेवलप, आपने कौन सा उसमें से पिक किया। जनरेशन ऑफ टेस्ट प्रोसीजर, कि आपने उसको किस तरह से उसके डिजाइनिंग क्या करनी है, कौन सा स्टैटिस्टिकल डिजाइन उस पर अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मेथड वैलिडेशन प्रोटोकॉल, कि अगर आपने न्यू मेथड डेवलप किया है तो उसको वैलिडेट किया है या नहीं, उसका क्या प्रोटोकॉल था। फिर लेबोरेटरी मेथड वैलिडेशन, उसका जो आपने फॉलो किया है, आपने अपनी लैब में अगर कोई चेंज किया उसके अकॉर्डिंगली तो आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। फिर वैलिडेटेड टेस्ट मेथड जनरेशन, जनरेशन उसकी कब होगी, ये आपने कर तो लिया लेकिन वो जनरेट नहीं होगा बेटा तब तक जब तक आप उसको कहीं पर पब्लिश नहीं करोगे। आप उसको जब तक आप उसकी कॉपीराइट नहीं लोगे, जब तक आप उसको किसी जो है डॉक्यूमेंट नहीं करोगे। और फिर उसकी रिपोर्ट जो सी है वो होनी जरूरी है। कि आप देखें कोई भी मेथड लेते हो तो आप लिखते हैं ना कि हम जिस तरह ये पब्लिकेशन है, ये क्या है, ये अगेन इसकी भी एक, ये यहाँ पर आ रहा होगा, ये इसका ये रिव्यू आर्टिकल है मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन स्किल। तो ये इसकी क्या है, ये किस जर्नल में पब्लिकेशन है, ये देख लेते हैं इसको हम। ये इसके ऑथर्स हैं अशोक कुमार, इसका जो है इसका फर्स्ट ऑथर है जिसने इसको राइट अप किया है, ठीक है। तो इसका जो जर्नल है वो कौन सा जर्नल है, रिसर्च गेट की ये पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन इन क्रॉनिक्स ऑफ यंग साइंटिस्ट, मार्च 2012 में। इसका DOI नंबर, ये इसकी ऑथेंटिसिटी है कि ये इसकी DOI, जिस तरह आपका एक ID नंबर है इस तरह से इसका भी एक DOI नंबर होता है हर पब्लिकेशन का। तो इसको डॉक्यूमेंट हुआ है, तो इसके बाद अब ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि ये एक मेथड, उसने इसको एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ और उसने सारी चीजों को फॉलो ऑन किया है कि कौन से मेथड्स किस को जो है वो फॉलो कर रहा है। अब इस पेपर में उसने HPLC के मेथड को डेवलप करना बताया। एक केस स्टडी के तौर पे आप इस पब्लिकेशंस को ले सकते हो कि जो भी हमने मेथड डेवलपमेंट किया है तो उसने कहा कि हमने देयर आर वेरियस एस्पेक्ट which should be kept in mind by developing a method for HPLC। तो उसने HPLC के लिए मेथड डेवलप किया। तो HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। इसके लिए सबसे पहले वो क्या कहता है कि सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आपने देखना है कि आपने अगर HPLC पे एनालिसिस करना है तो आपने रिवर्स फेज को करना है या नॉर्मल फेज HPLC करनी है। तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज HPLC? एनीवन ऑफ यू पता है या मैं बता दूं? टाइम नहीं ज़ाया करना बेटा, जल्दी से बता दो। चले मैं बता देती हूँ आपको नहीं आइडिया। तो
कोई रिप्लाई करेगा? नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज में हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या फर्क है? रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज जो HPLC है उसमें जो सॉल्वेंट यूज करता है ना, आपको पता है इसमें हमेशा HPLC में एक मोबाइल फेज होती है और एक स्टेशनरी फेज होती है। तो मोबाइल फेज जो भी नॉर्मल फेज HPLC है उसमें वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। जब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही जो है कैरी ऑन करेगा, उसको लेके चलेगा। लेकिन अगर वो रिवर्स फेज है, कोई ऐसा है जिसमें कि पोलैरिटी मौजूद है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि अब हम सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि बिल्कुल जिस तरह लाइक हेक्सेन है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं है हम उसको यूज करेंगे। तो अब इसमें रिवर्स फेज में क्या जाएगा कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होना भी जरूरी है, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी। तो उसमें हम मेथनॉल से शुरू करेंगे, एसीटोनाइट्रिल, मेथनॉल, और फिर हम हेक्सेन की तरफ आएंगे। ज्यादा पोलर से हम लो पोलैरिटी की तरफ मूव करेंगे इन द रिवर्स फेज HPLC। और रिवर्स फेज HPLC फॉर एग्जांपल पोलर एनालाइट वी यूज रिवर्स फेज। पोलर एनालाइट है, अगर हमारा एनालाइट ऐसा है जिसके अंदर पोलैरिटी मौजूद है तो हमें कौन सी लॉजिकली हम कौन सी HPLC टेक्निक यूज करेंगे? रिवर्स फेज, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि उसमें मेथनॉल CH3OH, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH पर हाइड्रोक्सिल पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम उसे लो पोलैरिटी की तरफ एसीटोनाइट्रिल की तरफ चलेंगे, एसीटोनाइट्रिल के बाद हम और लेस पोलर हेक्सेन बेंजीन की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास अगर एनालाइट हमारा पोलर है तो हमने रिवर्स फेज को चूज करना है, और अगर हमारा वो पोलर नहीं है, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, तो फिर हमने जो है वो नॉर्मल फेज HPLC को चूज करना, ठीक है जी। फिर चूज कर लिया, चूज करने के बाद हमने देखना है चूजिंग अ प्रॉपर मोबाइल फेज। चूज करने के बाद हमने पूरा क्या हमने किस तरह से एक मोबाइल फेज से यूज करना है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, या हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि अगर मेथनॉल एंड वाटर किस रेशियो में 9:1, 5:5 किस रेशियो से हमने कॉम्बिनेशंस यूज करना है। देन चूजिंग अ प्रॉपर मोबाइल फेज फॉर द गिवन एनालाइट। Mobile phase which has capability of pulling the analyte from the column is chosen. When dealing with weak acid and bases, we have to adjust the pH also as it affects the retention. अब ये यहाँ पे फैक्टर आ गया, वेरिएबल क्या है? pH। कि हमने वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब HPLC एनालिसिस की टेक्निक करनी है तो पहला फेज क्या है, हमने देखना है कि हमने कौन सी टेक्निक यूज करनी है। टेक्निक यूज करने के बाद हमने कौन सी मोबाइल फेज यूज करनी है। मोबाइल फेज यूज करने के बाद हमने कौन सा वेरिएबल मैंने कहा अभी आपको? पीएच। हाँ, कि किस पीएच पे आपने उसको जाके एनालाइज करना है, क्योंकि ये वो वेरिएबल है जो कि इस पूरे पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जिस तरह हमने कल देखा था येट्स टेक्निक में कि 3 वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा कर रहा था, उससे कम कौन सा कर। तो HPLC में वो कहता है पीएच बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फेज से जो आपके पास स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज किसकी बनी होती है? कॉलम नॉर्मली किसका बना हुआ है? कार्बन C18 bonded carbon in the case of reverse phase HPLC and cyano bonded in the normal phase। कॉलम जो सा हमारे पास रिवर्स फेज HPLC है वो किसका बना हुआ है? स्टेशनरी फेज किसकी है? कार्बन 18 की। और जो अगर नॉर्मल फेज है तो किसकी है? सायोनो बॉन्डेड है, साइनाइड बॉन्डिंग है। देन द डिटेक्टर आर सिलेक्टेड। अब हमारा अगला स्टेप क्या है मेथड डेवलपमेंट में, कि हमने डिटेक्टर कौन सा यूज करना है, ठीक है ना। तो डिटेक्टर आपके पास डायोड भी हो सकता है, डिटेक्टर आपके पास यूवी डिटेक्टर भी हो सकता है, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर भी हो सकता है, जिसने कि एमिशन को या एक्साइटेशन के बाद जो है वो डिटेक्ट करना है। तो आपने कौन सा डिटेक्टर यूज करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब HPLC के लिए हमारे पास 4 स्टेप आ गए। हमने पहले टेक्निक यूज कर ली, उसके बाद हमने मोबाइल फेज यूज कर ली, मोबाइल फेज यूज करने के बाद हमने उसके पीएच को सेट किया, उसके बाद हमने देखना है कि स्टेशनरी कॉलम हमने कौन सा, स्टेशनरी फेज कौन सी यूज करनी है, उसके बाद हमने डिटेक्टर कौन सा यूज करना है। तो ये आपका एक मेथड जो है वो डेवलप हो गया एक एनालिसिस को कैरी ऑन करने के लिए, किसके ऊपर? HPLC के ऊपर, ठीक है ना। अब इन रिवर्स फेज कॉलम C18 कॉलम वाज यूज्ड एंड द कॉलम वाज एल्यूटेड इन 0.1 मोलर अमोनियम फॉस्फेट। सबसे पहले कॉलम को करने से पहले उसकी क्या कंडीशन है, क्या प्रोटोकॉल है कि आपने अमोनियम के साथ मोनोबेसिक एसीटोनाइट्रिल टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस रेशियो के साथ आपने इसको
जो सा है पहले वॉश आउट करना है। अनदर एग्जांपल इज रिवर्स फेज एसपीएलसी फॉर एस्टिमेशन ऑफ एजिटेमिट इज अ टैबलेट डोजेज फॉर्म। ये दो तरह के दिए हैं एनालिसिस के लिए, हम अभी एक को डिस्कस करें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आपने ये मेथड डेवलप कर लिया इसको एनालाइज करने का। किसको इसने एनालाइज किया है? For the determination of the level of EDTA in non-alcoholic drinks, आपके पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मौजूद हैं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड का लेवल उसे चेक करना है। तो उसके लिए उसने ये वाली जो सी है ये मोबाइल फेज बनाई है अमोनियम फॉस्फेट की, अमोनियम फॉस्फेट, एसीटोनाइट्रिल और एसीटोनाइट्रिल के साथ टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो T/10/0.2%, ये 0.2% है, ये 10% है, और वो अमोनियम फॉस्फेट जो सा था वो 90%। ये मोबाइल फेज की उसने कंपोजिशन बनाई है, ठीक है जी। तो इन दिस वे उसने EDTA को एनालाइज करने के लिए आपके सॉफ्ट ड्रिंक में ये प्रोटोकॉल को वो फॉलो करेगा। अब इसको प्रॉब्लम्स क्या आती है मेथड डेवलपमेंट में? स्टोर्ड सैंपल्स आर इनिशियली एक्यूरेट बट स्लोली बिकम इनएक्यूरेट विद लो बायस। वही बात कि हमने स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप वेरी फर्स्ट जो था प्रिपरेशन, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन एंड सैंपल स्टोरेज। तो अगर हमने प्रॉपर स्टोर नहीं किया तो ये पूरा एनालिसिस डेवलपमेंट जो हमने मेथड डेवलप कर दिया वो फायदा नहीं देगा। फिर क्या है? एब्जॉर्प्शन इशू। सीरियली डाइल्यूटेड कर्व इज कनकेव। कनकेव कर्व क्या होती है आपके पास? कनकेव ऐसे आती है, इस तरह से स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि वो आपके पास कर्व उसके अंदर होगी। रिस्पॉन्स फैक्टर ड्रॉप, अभी हमने कहा था कि चूंकि कंसंट्रेशन, हमने कहा कि EDT की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, लेकिन क्या होती है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती बल्कि वहां पर क्या आ रहा है? कर्व आ रहा है। द रिस्पॉन्स फैक्टर ड्रॉप विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन भी कम होती जाती है, लेकिन वो जितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है उस रफ्तार से एब्जॉर्प्शन कम नहीं हो रही। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द एब्जॉर्प्शन इशू फॉर दिस मेथड। होमोजेनिटी, द सैंपल टू बी एनालाइज्ड गेट पार्टीशन, कि जो आपने जो सैंपल लिया है, आपने सपोज वो जो आपके पास पूरी एक सैंपल था उसको आपने पहले अच्छे से होमोजेनाइज करना है, उसके जो सारे कंटेंट्स है वो सेम हो। ये ना कि आपने 3 दफा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तो एक दफा रिजल्ट डिफरेंट है और अगली दफा से टोटली डिफरेंट है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको पार्टीशन कर लो। तो उसने इसे कहा है कि प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग अ सर्फेक्टेंट टू द सैंपल अंडर टेस्ट। इसको करने के लिए हम उसके अंदर सर्फेक्टेंट डाल देंगे। उसकी सर्फेक्टेंट डालने की वजह से क्या होगा कि उसकी पोलैरिटी और उसके अंदर उसकी जो कंपोजिशन है वो होमोजेनाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको फेस करने पड़े, और उसके लिए उसने क्या किया? फिर मेथड वैलिडेशन, उसने जो मेथड डेवलप किया उसको वैलिडेट कैसे करना है। तो वैलिडेशन बेसिकली इज अ वैलिडस, मीनिंग क्या है? लैटिन वर्ड है वैलिडस, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, suggest that something has been proved to be true, useful and of acceptable standard. Validus meaning strong suggests that something has been proved to be true, useful and of acceptable standard. आपने जो मेथड जो किया है ये स्ट्रॉन्ग है और ये आपके पास हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैंने कल आपको कहा था स्टैंडर्ड्स कौन कौन से थे? FDA, फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, और क्या था? ICH, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ होमोजेनाइजेशन, जिसने हार्मोनाइजेशन जिसने हार्मोनिक रिजल्ट आएंगे हमारे, वो उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए। ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है, उसको वैलिडेट किया उसके बगैर, इन 3-4 के बगैर आपका मेथड जो होता है वो वैलिडेट नहीं होता अगर आप इन SOPs को फॉलो नहीं करते। तो वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस। Method validation can be interpreted as the process of defining an analytical requirement. Analytical requirement पूरी नहीं होती जब तक वो method validate नहीं होता, and confirming that the method under consideration has performance capabilities consistent with that of application requirement. ठीक है जी। तो ये मेथड डेवलपमेंट की जो है वो डेफिनेशन होगी, उसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब क्या है? द करंट ट्रेंड इन दिस डायरेक्शन ऑफ फेज डिपेंडेंट मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। एनालिटिकल मेथड्स आर प्रोग्रेसिवली ऑप्टिमाइज्ड and
primarily validation package is furnished as part of IND application. NDA IND इंटरनेशनल जो से नेशंस डेवलपमेंट है, स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट करना है. ऑल एनालिटिकल मेथड शुड बी फुली ऑप्टिमाइज्ड एंड वैलिडेशन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द NDA इज सबमिटेड एट द एंड ऑफ द फेज 3 स्टडीज. अब ये जो NDA है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड सेट करने वाले एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो है वो अथॉरिटीज हैं, जो कि मेथड वैलिडेशन को उन्होंने फेजेस बनाई हुई है. फर्स्ट 2 एंड 3 फेजेस हैं. इसकी फेजेस को भी हम डिस्कस कर लेंगे कल के लेक्चर में, हम इसके NDA के फेजेस को डिस्कस करेंगे. तो ये आज हम सिर्फ वैलिडेशन को देखेंगे कि वैलिडेशन बेसिकली क्या होती है. अब वैलिडेशन इज परफॉर्म विद अ फॉर्मल अप्रूवल एंड साइंड मेथड. वैलिडेशन प्रोटोकॉल इज क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट. बेसिकली वैलिडेशन क्या है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्वालिटी एश्योरेंस का जो है वो यूनिट है, और इसकी फॉर्मल अप्रूवल चाहिए होती है, सिग्नेचर चाहिए होते हैं. जिस तरह आपके एग्जाम्स होते हैं, इसी तरह से जब वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होती, जब तक कि उसका एनालिसिस नहीं हो जाता ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेस पर. वैलिडेशन कब कंप्लीट होती है, डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव मेट ऑल द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉलो कर रहे हो, जैसे भी आपने कहा कि आपने एसिटोनाइट्रिल सॉफ्ट ड्रिंक में डिटरमिन करनी है, तो ये आपके फूड से रेलिवेंट है. तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है एजेंसी, जब तक उसके प्रोटोकॉल को, जो उसने मेथड दिया है किसी ड्रिंक को एनालाइज करने का, आप उसके मेथड को फॉलो नहीं करते, तब तक आपका जो है वो मेथड, उसको वो वैलिडेशन नहीं होती. To demonstrate that you have met all the acceptance criteria, clearly document the results in a CGMP compliant fashion. CGMP का जो compliant है, जिस तरह से CGMP ये भी जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, उसने जिस तरह से डॉक्यूमेंट किया है कि वैलिडेशन का जो तरीका है, आपने उसको क्लियरली डॉक्यूमेंट करना है. Show how you met the acceptance criteria in the final method validation report. आपने रेफरेंस देना है रॉ डाटा का, ऑल ऑफ विच हैव बीन रिव्यूड करना है, उसको कौन से रिव्यूअर थे, अप्रूव करना है अप्रोप्रिएट पर्सोनल इंक्लूडिंग पीयर मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से. तो ये आपके पास 3 मेथड्स हैं. पहले कि आपने सारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पूरा किया है, फिर आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है, डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने उसको डाटा को जो सा है वो रिव्यू करवाया है, और क्वालिटी एश्योरेंस में उसको सिग्नेचर किए हैं या नहीं. These are the steps to complete the validation process. Validation guideline कौन सी है? Validation guideline ICH Q2A text on validation of analytical procedure definition and terminology. FDA का ड्राफ्ट है, ICH का Q2B. अब इसने डिफरेंट Q2A Q2B डिफरेंट स्टेप्स के लिए उसने डिफरेंट जो से वो रैंक बना दिए हैं ICH ने. तो ICH और FDA की जो गाइडलाइन है, जो अगर आप ड्रग को कर रहे हो तो फार्माकोपीज की जो गाइडलाइन है उसको आपने फॉलो करना है. तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करके आपने यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करना है पहले कि आपने किसकी क्राइटेरिया को फॉलो किया है. उसके बाद why is the validation required? For assuring the quality of the product, it is required for quality assurance or for achieving the acceptance of the product by the international agencies. वही बात जो पहले भी की है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको नंबर वाइज आपको बुलेट्स में आपके पास आ जाएगा. इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एक्रीडेशन एज पर ISO गाइडलाइन. वैलिडेशन बहुत जरूरी है ISO गाइडलाइन के मुताबिक. म्यूट कर देते हैं. A mandatory requirement for registration of any pharmaceutical product or pesticide formulation. Validated methods are only acceptable for undertaking proficiency testing. तो अभी हमने देख लिया वैलिडेशन क्या थी, ठीक है. मेथड वैलिडेशन की डेफिनेशन देख ली. उसके बाद उसको कंप्लीट करने के कौन से स्टेप्स हैं, कंप्लीट करने के स्टेप्स. उसके बाद कंप्लीट करने का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए किसकी गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हो. फॉलो करने के बाद उसकी मेथड वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट करने के बाद उसकी एक्सेप्टेबल या अंडरटेकिंग प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग कैसे होती है. वैलिडेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द प्रोसेस बट इट आल्सो कंफर्म, ये क्या कंफर्म करती है कि मेथड आया प्रोसेस कौन सा है वो प्रॉपर्ली डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ. अगर मेथड प्रॉपर डेवलप हो गया है, वैलिडेट हो गया है, तो इसका क्या फायदा होगा. आप इसको रियल
लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और फॉर द मैन्युफैक्चरर मेथड वैलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ये डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की हो गई है। अब अगर आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो इंडस्ट्री में तो उसके जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क जो सा है वो कम से कम होगा। इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिफेक्ट कॉस्ट। जब रिस्क कम से कम होगा तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी जो कॉस्ट है उसको भी जो है वो रिस्क उसका कम से कम होगा। इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। वही बात कि नॉन कंप्लायंस की वो एप्लीकेबल रहेगा, ये नहीं होगा कि वो नॉन कंप्लायंस उसकी आएगी। रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस का रिस्क जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अ फुली वैलिडेटेड प्रोसेस में रिक्वायर लेस इन प्रोसेस कंट्रोल एंड एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग। जितने भी हिट एंड ट्रायल है, चूंकि हम वो वैलिडेशन से पहले कर चुके हैं, मेथड डेवलपमेंट में उसको स्टडी कर चुके हैं, लिटरेचर रिव्यू कर चुके हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस जो लेस इन प्रोसेस कंट्रोल होगा, लेस इन प्रोसेस कंट्रोल होने की वजह से एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए भी हमने एग्जैक्टली जो फॉलो हो सकते थे वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। तो इसलिए वैलिडेशन के प्रोसेस के लिए हमारे पास जो उसकी अल्टीमेट बेनिफिट है वो ये 4 पॉइंट्स हैं कि उसकी एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ, उस प्रोसेस को डेवलप करने के लिए हमने जिस मकसद के लिए उसको किया था वो सारे के सारे फुलफिल हो जाएंगे। अब मेथड के लिए टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी वैलिडेटेड, कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनको हम वैलिडेट करना चाहिए। Discussion of the validation of analytical procedure is directed by 4 most common type of analytical procedure. Identification test, अगर हमने कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हमें उसकी प्रोसेस को डेवलप और वैलिडेशन होना चाहिए। क्वांटिटेटिव टेस्ट, ये क्या हो गया क्वालिटेटिव टेस्ट, उसके बाद क्वांटिटेटिव टेस्ट करना है, आइदर इम्प्योरिटीज के लिए है, किसी भी टॉक्सिक चीज के लिए है, तो क्वांटिटेटिव टेस्ट का भी मेथड डेवलपमेंट और उसके बाद उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए। लिमिट टेस्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज, के मिनिमम अमाउंट के लिए, अगर हमने कहा कि जिस तरह हमने परसों के लेक्चर में देखा था कि पार्ट्स पर बिलियन, मिनिमम अमाउंट लिमिट टेस्ट हमें पता होना चाहिए हर टेस्ट का, कि कौन सी टेक्निक कौन सा मेथड, उसकी लिमिटेशंस, उसकी वो किस से किस रेंज में एनालिसिस करता है। क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ द एक्टिव मोइटी इन सैंपल ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस। क्वांटिटेटिव एक्टिव मोइटी क्या है कि अगर आपके पास सपोज जो पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल के अंदर और भी बहुत सारे बाइंडर्स भी मौजूद हैं, उसकी कंपोजिशन जौन सी है, कलर भी उसके अंदर डाला गया है, तो अब वो जो उसकी एक्टिव मोइटी है उसको अगर आपने एनालाइज करना है तो क्वांटिटेटिव टेस्ट उसकी भी वैलिडेशन है। बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, अगर हम 2 वर्ड्स में कहें तो क्वालिटेटिव एंड और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जौन सी है वो वैलिडेशन होनी जरूरी है। अब वैलिडेशन के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। मेथड एवेल्युएशन एंड फर्दर मेथड डेवलपमेंट। मेथड एवेल्युएट किया और फिर उसको वही बात लिटरेचर स्टडी किया, फिर उसको डेवलप कर दिया, फिर फाइनल मेथड डेवलपमेंट किया, फिर ट्रायल मेथड कर दिया। ट्रायल मेथड के बाद फॉर्मल मेथड वैलिडेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन। देखें आपने पहले सपोज हमने वही बात अभी पिछली एग्जांपल को ले लेते हैं कि हमने EDTA को सॉफ्ट ड्रिंक में डिटरमिन करना है, हमने कह दिया कि हमने ये रिवर्स केस यूज करनी है, ये मोबाइल केस यूज करनी है, ये डिटेक्टर यूज करके हमने मेथड डेवलप कर लिया। फिर मैंने उसकी हिट एंड ट्रायल किए, मैंने 10 एटलीस्ट मैंने कल बताया था आपको कि 10 सैंपल्स पे अपने मेथड को अप्लाई करना है। तो जितने ज्यादा मेथड हो, जितने ज्यादा उसकी रेपिटेशन हो, नंबर्स हो, वो उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा, उसकी वैलिडेशन उतनी ज्यादा होगी, लेकिन मिनिमम 10 इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो 10 सैंपल्स को करने के बाद अगर हर दफा वही रिजल्ट आता है, फिर आप उसको इंटर लेबोरेटरी किसी और आपके अलावा कोई और एक्सपर्ट उसको एनालाइज करे, क्या उससे भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास फिर ट्रायल मेथड कंप्लीट होगा, फिर फॉर्मल मेथड वैलिडेशन। फिर आप क्या करेंगे, आपने कह दिया हाँ जी मुझे आके मेरा मेथड जो है वो हर दफा रिजल्ट सेम आ रहा है, सैंपल कौन सा है वो मैं कोई सा भी लेता हूँ,
मैं डिफरेंट रेफरेंस मटेरियल यूज करके जो सा एनालाइज करूंगा, तभी मेरे पास हर रेफरेंस मटेरियल के लिए मेथड को फॉलो करके रिजल्ट्स कौन से हैं वो बहुत एक्यूरेट आ रहे हैं, मिनिमम एरर के साथ आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट मेथड क्या फॉर्मल मेथड वैलिडेशन। फिर आप आईएसओ को जिस तरह आपने पढ़ लिया, आपने कहा जी मैंने पढ़ लिया, तो फॉर्मल आपकी जो एवेल्युएशन है वो कैसे होगी, हम आपका एग्जाम लेते हैं तो फॉर्मल मेथड वैलिडेशन में भी आपका एग्जाम लिया जाएगा। आप आईएसओ को फी पे करोगे, आईएसओ आपको भेजेगा, अपना सैंपल भेजेगा, जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होगी साथ एक भेजेगा, जिसकी कंसंट्रेशन नॉन होगी वो डॉक्यूमेंटेड होगा। फिर वो कहेगा कि जो मैंने आपको अननोन सैंपल भेजे हैं, अब आप इसका जो है हमें एनालाइज करके बताओ कि इसके अंदर कितना ईडीटी है। दिस इज द फॉर्मल मेथड वैलिडेशन। फिर आप उसकी अपनी रिपोर्ट दोगे, फिर वो जो रिपोर्ट होगी वो आईएसओ के जो पीयर रिव्यूअर्स हैं वो उसको रिव्यू करेंगे और फिर वो इशू करेंगे कि हाँ उन्होंने जो आपको सैंपल्स भेजे थे आपने उसको सही एनालाइज किया या नहीं, और 99.9% जो से वो रिजल्ट्स ठीक थे या नहीं। तो टोटल टाइम फॉर मेथड एवेल्युएशन, वैलिडेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू और रिपोर्टिंग का वो कितना है, 6 से 10 मंथ्स। तो ये स्टेप्स हैं कि वैलिडेशन का प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट होगा मिनिमम, और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट? ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहाँ पे गए हो? बैटरी जरा बैटरी निकालो। आप लोग अपनी तरफ से ना माइक्रोफोन को म्यूट कर दिया करें ताकि ये पीछे से ये शोर ना आया करे। हाँ, फिर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो फिर उसको ऑन कर लिया करे। ठीक है जी, तो ये स्टेप्स हैं मेथड वैलिडेशन में। आप क्राइटेरिया दैट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ वैलिडेशन प्रोसेस, कौन सा क्राइटेरिया जो कि फुलफिल होना चाहिए? All method must be validated. It is quite usual to focus on the detection technique, on the instrument measurement, which often means that just this stage is validated. However, the previous steps of sample pre-treatment, extraction, pre-concentration also belong to the method of analysis and are at most important. Therefore, they must all be validated. ये क्राइटेरिया कि आपने सैंपलिंग से लेकर अपनी रिपोर्ट जनरेशन तक हर स्टेप को वैलिडेट करना है। होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन मस्ट बी वैलिडेटेड, कि आपने आपका इंस्ट्रूमेंट जिस कंसंट्रेशन रेंज के लिए सूटेबल है उसकी सारी कंसंट्रेशन को आपने वैलिडेट करना है। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लाई, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट दिस विल give you well in one particular concentration range but not in the other, कि आपको बेस्ट डिफाइन करेगा कि कौन सी कंसंट्रेशन रेंज के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। द होल रेंज ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी वैलिडेटेड। मैट्रिसेस क्या आ गया कि आपने मेथड के दौरान में आपका एक तो एनालाइट था, उसके साथ मैट्रिसेस, उसके अंदर इम्प्योरिटीज या उसके साथ जो अदर देन था, देखें ईडीटी सॉफ्ट ड्रिंक में करना है तो नेचर होगी और होगी मैट्रिक्स से, और अगर वही ईडीटी आपने वाटर में डिटरमिन करना है तो अब उसके मैट्रिक्स की जो नेचर है वो डिफरेंट होगी। तो आपने मैट्रिक्स को भी मेंशन करना है कि आपका जो मैट्रिक्स है और जो इम्प्योरिटीज है वो कौन कौन सी थी। Therefore, and for the sake of representativeness, several matrices must be submitted to method validation. और एक तरीका क्या है कि आपने कहा कि हाँ जी मैंने EDTA का जो प्रोटोकॉल है वो मैं उसमें बहुत प्रोफिशिएंट हूँ, मेरी लैब उसमें बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो आप EDTA को सारे मैट्रिसेस के साथ आप उसको देखें, बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर EDTA डिटरमिन करना है उसको भी वो फॉलो कर रही है, अगर EDTA उसने जो है वाटर से करना है उसको भी फॉलो कर रही है, अगर उसने सेल कल्चर में EDTA डिटरमिन करना है वो उसको भी करिए। तो दीज आर द डिफरेंट मैट्रिसेस कि आप वो जो आपका एक मेथड है EDTA को डिटरमिन करने का, चाहे वो पानी है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक है, चाहे वो बायोलॉजिकल फ्लूइड है, चाहे वो सॉइल है, आपने सबके साथ वो मेथड प्रोफिशिएंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दिस विल द क्राइटेरिया जो आपने सेटिस्फाइड करना है। इसके 3 स्टेप्स हो गए कि आपने सैंपल कलेक्शन से लेकर एंड रिपोर्ट तक हर मेथड को, चाहे वो उसमें आपने प्री ट्रीटमेंट की है, एक्सट्रैक्शन की है, प्री कंसंट्रेशन की है, ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी वैलिडेटेड। सेकेंडली क्या है, द होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन मस्ट बी वैलिडेटेड। और लास्ट क्या है कि मैट्रिक्स जो सा जिसके अंदर से आप डिटरमिन कर रहे हो, मैट्रिक्स की भी आपने वैलिडेट करना है कि किस किस में से आप उसको वैलिडेट कर रहे हो। ओके, गॉट इट?
अनम्यूट कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अनम्यूट कौन है सर? नीचे आ सकते नहीं होना इससे। आप ना उनको गए हैं, कोई बच्चा तो होगा जो सुन होगा वो। 1 मिनट नीचे बस नहीं होना, नहीं माफी। आप उन बच्चों को कहें कि अपने ना ये कर दें, अपने आप को अनम्यूट करें। बच्चों को कहें, बच्चे खुद अपने आप को। अच्छा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें जरा, मेरी तरफ से हो नहीं रहा है अनम्यूट। हाँ, कैसे स्टॉप। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा, आप क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, देखिएगा, अब हमने क्या शुरू किया है कि हमने यहाँ से मेथड वैलिडेशन को किया है। मेथड वैलिडेशन के स्टेप्स आगे, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं मेथड डेवलपमेंट में वो डिस्कस कर लेने हैं। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी है, फिर उसके गाइडलाइन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मेथड वैलिडेशन की। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर को वैलिडेट किस किस को कर सकते हैं, उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है ना आप सबको? ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड अलग-अलग करके, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस बनकर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको अलग-अलग से याद कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो उसकी टाइप्स हैं वो डिफरेंट होंगी, जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। अच्छा, अब वैलिडेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो मैं इसको डिटेल से डिस्कस करें या इसको अभी मैं इसको सिर्फ आपको स्टेप्स बता देती हूँ, फिर हम इसको कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेथड वैलिडेशन, ये स्टेप्स हैं। एक्यूरेसी चेक करनी है, प्रिसीजन कि हमारा कितना प्रिसाइज मेथड है, स्पेसिफिसिटी उसकी सिलेक्टिविटी स्पेसिफिसिटी कितनी है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन रेंज किस रेंज को स्टडी, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन और डिटेक्शन की लिमिट क्या है, लीनियरिटी कितनी है, रेंज क्या है, रोबस्टनेस और रगडनेस कितनी है। तो दीज आर द 7 बेसिकली स्टेप्स होते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन, फिर लीनियरिटी या रेंज और रोबस्टनेस एंड रगडनेस। ये दीज आर द 7 स्टेप्स। यहाँ पे 9 स्टेप्स बताए हुए हैं इसको, क्योंकि इन्होंने लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्वांटिफिकेशन को अलग कर दिया, रोबस्टनेस और रगडनेस को अलग कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि ये एक्यूरेसी प्रिसीजन से आप सब लोग वाकिफ हैं, इसलिए हम इसको जरा जल्दी जल्दी से शेयर कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसको ना मजीद सिंप्लीफाई करके भी लिखा हुआ है कि आपके पास एक्यूरेसी क्या है, स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी क्या है। हम देखते हैं एक्यूरेसी को और प्रिसीजन को। प्रिसीजन है, पहले हम एक्यूरेसी को देखें। Accuracy of an analytical method is the extent to which test results generated by the method and the true value range। एक रेफरेंस आपके पास मौजूद है जिसकी आपको ट्रू वैल्यू पता है, ठीक है, आप उससे आपका मेथड कौन सा है, जब आप उसको करते हो तो वही सैंपल यूज करके आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं, कि ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस आएगा आपके सैंपल का वो उसकी एक्यूरेसी होगी। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट between the value that is adopted either as a conventional true or accepted reference value and the value found। जो आपने का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो उसकी रेफरेंस वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस है वो शो करेगा उसकी एक्यूरेसी को। A true value for accuracy assessment can be obtained in several ways. One alternative is to compare the results of the method with results from an established reference method। अगर आपके पास आपने उसको नहीं किया तो एटलीस्ट अगर वो आपने रेफरेंस मटेरियल लिया है कहीं से, जिसमें हमने कल गोल की एग्जांपल ली थी, तो उसके अंदर कितनी मिकदार में कितनी अमाउंट में लेड या ह्यूमिक एसिड मौजूद है, आपने उसको रेफरेंस में पहले बताया हुआ है, आपने देखना है कि आपकी भी उतनी वैल्यू आई है या नहीं। एक तरीका ये है कि आपने जो सा रेफरेंस को भी खुद देखा है दोबारा चेक करके, और अगर आपने खुद नहीं चेक किया तो सेकंड क्या है कि जो उसकी वैल्यू एस्टैब्लिश्ड वैल्यू है उससे कंपेयर कर लेना है। This approach assumes that the uncertainty of the reference method is known, कि उसकी कितने % जो uncertainty मौजूद है आपके मेथड में वो आपको हमारे पास आ जाती है।
Secondly, the accuracy can be assessed by analyzing a sample with non-concentration. For example, a control sample or certified reference material. वही बात उसको उसने दोबारा से कर दी, and comparing the measured value with the control sample. With the control sample or certified reference and comparing the measured value with the true value as supplied with the material. If certified reference material or control sample are not available, फिर सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास? अगर आपके पास वो रेफरेंस मटेरियल मौजूद नहीं है, सपोज वही आपने अगर बॉटल है, बॉटल में आपके पास किसी इंडस्ट्री का वेस्ट है, उसमें से आपने देखना है कि इसके अंदर कितनी, अगर वो किसी इंडस्ट्री का है तो सपोज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितनी कार्सिनोजेनिक एजोडाई मौजूद है उसके अंदर, तो उसके लिए स्टैंडर्ड तो अब आपके पास नहीं है, तो स्टैंडर्ड नहीं है तो अब आप क्या करोगे? फिर देन आप उसके स्पाइक सॉल्यूशंस बना लोगे. स्पाइक सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? If the certified reference material is not available, तो a blank sample matrix of interest can be spiked with a non concentration by weight or volume. ठीक है, आपने उसके अंदर एजोडाई जितनी आपको लगता है कि आपने उसके 0.5 ppm आपने अपने सैंपल में डाल दी. आप उसका स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे? रेफरेंस मटेरियल मौजूद नहीं है तो आप उसका स्पाइक सॉल्यूशन तैयार करोगे. स्पाइक सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपने अपना जो रेफरेंस सॉल्यूशन है उसको क्या बना दिया, उसके अंदर 0.5 खुद से ऐड कर दिया. अब खुद से ऐड करने के बाद एक आपका वो सैंपल है जो कि आपने एज सच लिया है, और एक वो है जिसके अंदर आपने 0.5 ppm एजोडाई खुद डाल दी है. वो अब आपका स्पाइक सॉल्यूशन कहलाएगा. अब आप कंपेयर करोगे कि जो आपका सैंपल है और जो आपका स्पाइक सॉल्यूशन है उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, कितना डिफरेंस आना चाहिए कंसंट्रेशन में? 0.5 ppm का, क्योंकि उसके अंदर आपने अपनी नॉन कंसंट्रेशन डाली थी. ठीक है ना? तो इस तरह से आप उसका एक रेफरेंस मटेरियल बना लोगे. ऐसे सैंपल्स का जिनका के रेफरेंस मटेरियल मौजूद नहीं होता है, बट अ ब्लैंक सैंपल मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी स्पाइक्ड विद अ नॉन कंसंट्रेशन बाय वेट और वॉल्यूम. अगर वो एजोडाइड सॉलिड है तो बाय वेट आप स्पाइक सॉल्यूशन बनाओगे. अगर वो EDTA का सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन फॉर्म में है तो आप उसका बाय वॉल्यूम स्पाइक सॉल्यूशन तैयार कर लोगे. आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनालाइट फ्रॉम द मैट्रिक्स and injection into the analytical instrument, its recovery can be determined by comparing the response of the extract with the response of the reference material. तो दोनों के रिस्पॉन्स का जो डिफरेंस आएगा तो वो आपको शो करेगा कि आपका मेथड कितना करेक्ट है. सपोज अगर वो 0.5 जो आपने खुद से ऐड किया है, उन दोनों का सैंपल का डिफरेंस जो है वो 0.5 ppm से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्यूरेसी. इसका मतलब ये है कि वो कोई आपके सैंपल में कोई ऐसी इम्प्योरिटी मौजूद है या आपके मेथड में कोई ऐसा फ्लॉ मौजूद है जिसकी वजह से जो डिफरेंस है दोनों का वो सेम नहीं है और आपका जो मेथड है वो एक्यूरेट नहीं है. इसको मजीद एक्यूरेसी की जरूरत है. बिकॉज दिस एक्यूरेसी असेसमेंट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द सैंपल प्रिपरेशन, केयर शुड बी टेकन टू मिमिक द एक्चुअल सैंपल प्रिपरेशन एज क्लोजली एज पॉसिबल. कि आपने जो एक्चुअल सैंपल प्रिपरेशन करना है उसके लिए आपको जो उसकी असेसमेंट है और जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो थ्रू आउट द मेथड जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी. इफ वैलिडेट, अगर इसको प्रॉपरली वैलिडेट किया तो रिकवरी फैक्टर डिटरमिन फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द फाइनल रिजल्ट्स. ठीक है जी. अच्छा, सेकंड मैंने कहा था ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन से चूंकि आप सब वाकिफ थे इसलिए मैं प्रिसीजन को भी जल्दी से समराइज कर देती हूँ. तो सैंपल को हमने प्रिसीजन कैसे करना है? अच्छा, रिमेनिंग टाइम 1 मिनट रह गया है. चले फिर हम प्रिसीजन भी कल ही करेंगे, वरना कल की तरह हमें लेक्चर जो है वो छोड़ना पड़ेगा. ठीक है जी. अच्छा, अब ये बहुत सारे बच्चे जो है ना 5 मिनट पहले आ रहे होते हैं, तो 9:15 तो बेटा मेरा ख्याल है काफी दिन चढ़ गया होता है, गर्मियों का मौसम है. ठीक है, तो आप सब लोग कोशिश किया करें कि टाइमली विद इन 9:15 9:10 पर आप लोग ज्वाइन कर लिया करें. ठीक है, हमें पता नहीं था पासवर्ड. हाँ अच्छा, चल क्यों आप पता चले. ठीक है, अब ना कल से अभी आपको जिस दिन छुट्टी करनी होगी ना वो मैं आपको खुद पहले बताऊंगी. अदरवाइज ये जब तक सिलेबस कवर नहीं हो जाता मैंने रेगुलर क्लासेस लेनी है. ठीक है, ठीक है मैम. हर रोज 9:15 बजे आप लोग ऑनलाइन हो जाया करें. 9:15 का मतलब है कि 9:10. 9:15 का क्या मतलब है? 9:10. हाँ, 9:10. ठीक है ना.
जिस तरह क्लास में टीचर आते तो बच्चे सारे बैठे Okay, होते, ma'am. वरना मैं थ्रू आउट द लेक्चर में एडमिट मैम 9 तो 9:15 होता है। क्या हो रहा होता है? 9:15 होता है, 9:15। नहीं 9:15 का मतलब 9, देखें क्लास में Okay, 8 बजे का 8 बजे आते हैं ना, तो 8 बजे का मतलब होता है कि आपने 2-3 मिनट पहले आ जाना है, ताकि जब टीचर आए तो आप लोग बैठे हुए हो, अरेंज हुए हो। वरना आखिरी ma'am. मिनट तक मैं एडमिट करती रहती हूँ तो फायदा कोई नहीं ना होता फिर आप लोगों को भी। ठीक है, ठीक है मैम। ये आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैक्सिमम ये 15 डेज हम ये मैक्सिमम 15